वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर उसी पार्ट को कंटिन्यू करने वाले होंगे और आपको थोड़ा सा और उस चीज़ को डेप्थ में कर बताऊँगा। ठीक है, आज मैं इंट्रोडक्शन पार्ट को ही थोड़ा और डेप्थ में बताऊँगा। तो जैसे क्या क्या बताऊँगा देख लीजिए आप लोग। जैसे हम आज करने वाले हैं क्या, सबसे पहले आज हम लोग सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में, कौन से कंट्री को कब नेशन स्टेट बना तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, जानेंगे। फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में देखेंगे, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो हैं इस चैप्टर में उनके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, आज लोग हम इतना ही करने वाले हैं, तो आज हम लोग इतना देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं हम सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स से। ठीक है, तो एब्सोल्यूट्स मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट्स मतलब क्या होता है, तो एक गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल विदाउट रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। मतलब कि जो एब्सोल्यूट से पहले मान के चलो, जहाँ पे मोनार्ची सिस्टम है, मतलब एक राजा का पावर है। ठीक है, एक राजा है। ठीक है, राजा मतलब एक एक बंदा। तो एक बंदा के पास फुल पावर है, उस बंदे के पास पूरा पावर है। ठीक है, तो वो बंदा अगर अच्छा कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बुरा कर रहा है तो वो क्या, उसके पास पूरा पावर है, उसके कोई पावर का कोई लिमिट नहीं, वो जैसे चाहेगा वैसे चलाएगा। तो उसके इस सिस्टम ऑफ फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट्स बोलते हैं। मतलब इस सिस्टम ऑफ फॉर्म, जो सिस्टम से वो गवर्नमेंट मतलब वो मोनार्ची सिस्टम को चलाएगा, वो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। एब्सोल्यूट मतलब एक गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल विदाउट रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज। मतलब मोनार्ची सिस्टम में जो राजा रहते हैं, अगर वो अच्छा काम करे तो ठीक है, अगर वो ख़राब काम करे तो वो बंदा सिंगल है, तो उसके पास पूरा पावर है, उसका पावर का कोई लिमिट नहीं, तो वो जैसे चाहेगा वैसे चलाएगा, उसके पावर का कोई लिमिट नहीं है। तो इस सिस्टम ऑफ को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट्स बोलते हैं। सिस्टम ऑफ इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, पहला क्लियर। दूसरा है यूटोपियन। यूटोपियन मतलब क्या होता है, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी विच प्रिंसिपली डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब आपने देखा होगा कि फर्स्ट पेज का ही आपने अपने बुक में देखा होगा कि एक इमेजिनरी पिक्चर है, एक आइडियल यूटोपियन मतलब क्या होता है, एक ऐसा सोसाइटी, एक रामराज टर्म आपने सुना है, रामराज टर्म, रामराज का नाम। ठीक है, रामराज टर्म होता है। तो एक इमेजिनरी होता है कि एक इमेजिनरी सोसाइटी विच प्रिंसिपली डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या है ना कि वहाँ पे गवर्नमेंट का जो भी चीज़ का प्रॉब्लम है वो पीपल खुद से सॉल्व कर ले। मतलब गवर्नमेंट बेटर फॉर्म में चल रही है और वहाँ पे कोई किसी चीज़ से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ अपने आप पीपल में अपने आप में ही सॉल्व कर ले। जितना भी डिस्प्यूट्स है अपने पीपल अपने में सॉल्व कर ले। तो ये इमेजनरी आइडियल सोसाइटी है विच प्रिंसिपली डज नॉट, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता है। यूटोपियन मतलब समझ में आ गया, एक ऐसा सोसाइटी जो प्रिंसिपली डज नॉट एग्जिट कर रहा है। आइडियल सोसाइटी जो कि प्रिंसिपली डज नॉट एग्जिट है, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट काम कर रही है और पीपल को कोई भी तकलीफ ना हो, पीपल का कुछ भी तकलीफ है तो वो अपने में ही सॉल्व कर रहे हैं। तो एक ऐसा सोसाइटी एक्चुअल में ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, यूटोपियन क्लियर। तीसरा है सफरेज। सफरेज मतलब होता है द राइट टू वोट। ठीक है, सफरेज मतलब आपको वोट करने का अधिकार। आपने देखा होगा कि वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कैसे वोमेन को वोट करने का अधिकार वगैरह नहीं था। तो सफरेज मतलब द राइट टू वोट। ठीक है, चौथा है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मतलब क्या होता है, फेमिनिस्ट मतलब होता है awareness of women's rights and interest on the based of belief of social, political and economic equality gender। मतलब क्या, अवेयरनेस मतलब वोमेन का राइट्स होना चाहिए। ठीक है, फेमिनिस्ट मतलब अवेयरनेस ऑफ वोमेन राइट्स, वोमेन्स का राइट्स होना चाहिए। उसके इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द सोशल इक्वालिटी में उसको सोशल इक्वालिटी मिलनी चाहिए उसको। ठीक है, इकोनॉमिकली इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि क्या हो रहा है कि आप किसी मेन को ज़्यादा राइट दे रहे हैं, हम वुमेन को कम राइट दे रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कैसे वुमेन के पास राइट्स नहीं था, वोट करने का अधिकार नहीं था, ना ही उनके पास कोई भी रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार था। तो ये नहीं होना चाहिए। फेमिनिस्ट मतलब होना क्या है, अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी जेंडर। मतलब इक्वालिटी जेंडर में भी इक्वल होना चाहिए,
ये नहीं कि वोमेन है और मैंने तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाना चाहिए, नहीं। एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल में भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए और इकोनॉमिक में भी वोमेन को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। और वोमेन्स को राइट्स मिलना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड फेमिनिस्ट, ठीक है। एलिगोरी मतलब क्या होता है? एलिगोरी मतलब होता क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया थ्रू एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया और थॉट थ्रू ए पर्सन और थिंग। मतलब क्या? जैसे कि हम अपने देश की पर्सोनिफाई कर दिए, जैसे कि हम लोग अपने देश को पर्सोनिफाई कैसे करते हैं, जैसे हम लोग अपने देश को क्या बोलते हैं? भारत माता की जय, ठीक है। हम लोग बोलते हैं भारत माता की जय। जैसे क्या होता है ना, हम लोग का अलग एक बॉन्डिंग बन जाता है, अपने देश में एक अलग बॉन्डिंग। कोई बोलता है भारत माता, तो नॉर्मली हम लोग के मुँह से निकल जाएगा क्या? भारत माता की जय। तो हम लोग का एक बॉन्डिंग बना गया है, बॉन्डिंग बन गया, ठीक है। तो किसी चीज़ को किसी के लिए सिम्बलाइज करना को हम क्या बोलते हैं? एलेगोरी बोलते हैं, ठीक है। एलेगोरी मतलब एक्सप्रेशन, अपना आइडिया को एक्सप्रेशन करना थ्रू थॉट और थिंग, पर्सन और थिंग के तहत उसको अपने आइडिया को एक्सप्रेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एलेगोरी, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टर्म था जो कि आपके बुक्स में भी दिया हुआ होगा, ठीक है। ये 5 इंपॉर्टेंट टर्म से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, आपको ये 5 टर्म से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, ये आप लोग का क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये हम आपको डेप्थ थोड़ा और चैप्टर का थोड़ा और डेप्थ में लेके जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सब सारा क्लियर हो जाएगा, तो आपको चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जो इवेंट्स हम पढ़ने वाले हैं बुक में, वो पहले से अगर हम बढ़िया से अच्छा से जान लें तो हम उस चीज़ चैप्टर को, उस टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो आपको और डीपली समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले आज आपका सम इंपॉर्टेंट टर्म्स खत्म हो गया। ये 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े हैं, एब्सोल्यूट्स पढ़े हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट खत्म किए, यूटोपियन खत्म किए, सफरेज खत्म किए, फेमिनिस्ट खत्म किए और एलेगोरी, ये 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ठीक है, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक में। अगला टॉपिक है नेशनलिज्म इन यूरोप। अब मतलब क्या नेशनलिज्म इन यूरोप मतलब क्या? कि यूरोप कॉन्टिनेंट में, यूरोप में और जो कंट्री थे उनको वो कंट्री कब नेशन स्टेट बना, उनको कब नेशन स्टेट बना। तो नेशनलिज्म इन ब्रिटेन, ब्रिटेन कब बना था? तो 1688 से लेकर 1801 में जाके वो नेशन स्टेट बना था ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर यूनाइटेड किंगडम बोलो, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जैसे इंग्लैंड आ गया, स्कॉटलैंड हो गया, ठीक है, स्कॉटलैंड हो गया, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, मतलब नेशनल ब्रिटेन में, ब्रिटेन को हम यूनाइटेड किंगडम भी बोल सकते हैं। और उसके अंदर कौन कौन कंट्री आती है? तो इंग्लैंड आ गया है, स्कॉटलैंड आता है और ब्रिटेन भी आता है, ठीक है, ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन कब बना था नेशन स्टेट? तो 1801 में, ठीक है। फ्रांस आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था, तो 1848 में जाके वो नेशन स्टेट बना था। यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो हुआ था, यहाँ पर आपका एक छूट गया है, 1859 से 1861 में जाके यूनिफिकेशन हुआ था। जैसे इसको क्लियर करते हैं, देखो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इटली का यूनिफिकेशन कब हुआ था? तो 1859 से, सॉरी लिखा हुआ है नीचे, सॉरी, हाँ देखो लिखा हुआ नीचे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1859 से लेके 1861 में जाके इटली का यूनिफिकेशन हुआ था। और यूनिफिकेशन ऑफ जनवरी, तो 1866 से लेके 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। मतलब यूनिफिकेशन मतलब जैसे कैसे कैसे कौन कंट्री नेशन स्टेट हुआ था उसके बारे में था। तो ब्रिटेन कब हुआ था? 1801 में हुआ था। फ्रांस 1848 में हुआ था। इटली का यूनिफिकेशन क्या हो, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि यूनिफिकेशन क्या होता है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली का यूनिफिकेशन 1861 में हुआ था। जर्मनी का यूनिफिकेशन 1871 में हुआ था। तो ये था नेशनलिज्म यूरोप के, ठीक है। तो आपका ये सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बाद हमने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़े थे। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है क्या, सॉरी एक और है नेशनलिज्म इन बल्कान्स। बल्कान्स का नेशनलिज्म कब हुआ था? तो 1940 में, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुआ था तो हुआ था। तो ये आगे हम बताएंगे कि ये इसका क्या रीज़न था, क्या कब हुआ, ठीक है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो सबसे पहला कैरेक्टर है आपका फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो क्या थे? एक फ्रेंच, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक होगा, जहाँ जहाँ फ्रेंच होगा वहाँ पर स्पेलिंग आप लोग का मिस्टेक होगा, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा।
ठीक है। एक फ्रेंच आर्टिस्ट हु विजुलाइज हिज, यहाँ पे हिज ड्रीम होगा, कुछ विजुलाइज हिज ड्रीम्स ए वर्ल्ड मेड ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। एक ये क्या थे, एक आर्टिस्ट है, फ्रेंच आर्टिस्ट है, जो पेंटिंग करते थे। आपके बुक में एक पेंटिंग दिया होगा जो कि 4 प्रिंट्स था, जो कि बस पढ़ना आपके बुक में है जो एक है, बाकी आप 3 पेंटिंग जो है 3 प्रिंट्स आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। मतलब आपको 4 ये इन्होंने 4 प्रिंट्स बनाया था, उनमें से एक प्रिंट को आपने इस चैप्टर में दिया, तो उसमें क्या उन्होंने क्या विजुलाइज किया कि एक वर्ल्ड मेड ऑफ पूरा वर्ल्ड क्या है, मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। मतलब जो भी इन्होंने अपने पेंटिंग में एक चीज़ बताया है कि जो पूरा वर्ल्ड है क्या, एक डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक होगा, ना ही कि कंट्री, कोई भी कंट्री मोनार्ची फॉर्म में नहीं होता। दैट इज कॉल्ड फ्रेडरिक सॉर। हु इज फ्रेडरिक सॉर? तो एक फ्रेंच आर्टिस्ट हु विजुलाइज्ड हिज ड्रीम ए वर्ल्ड मेड ऑफ सोशल ऑफ वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ठीक है, ये थे फ्रेडरिक सोरियो। दूसरा कौन है? ठीक है, दूसरा है नेपोलियन बोनापार्टे। आप लोग नेपोलियन बोनापार्टे का फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 में भी जानते थे। ये कौन थे? ये फ्रेंच डिक्टेटर थे, जो कि ये जब डेमोक्रेटिक हो गया था, जब डेमोक्रेटिक हो गया था फ्रांस, उसके बाद उन्होंने फिर से वहाँ पर डिक्टेटरशिप मोनार्ची फॉर्म स्टार्ट कर दिए थे। हु डेमोलाइज डेमोक्रेसी, और वहाँ के डेमोक्रेसी सिस्टम को उन्होंने बंद करके फिर से वहाँ पर मोनार्ची सिस्टम को लाया था। कौन? नेपोलियन बोनापार्टे। ये एक डिक्टेटर थे। ठीक है। लुइस फिलिप क्या है? इन्होंने एक ही वाज मेड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च ऑफ फ्रांस आफ्टर जुलाई रेवोल्यूशन। ठीक है, जुलाई रेवोल्यूशन के बाद जुलाई रेवोल्यूशन 1830 में हुआ था। आफ्टर 1830 ही में जुलाई रेवोल्यूशन के बाद इन्होंने फ्रांस को फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च में बना दिया था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च मतलब आपको मालूम है क्या होता है कि एक राजा जहाँ पर रहेगा, लेकिन उनका जो पावर को क्या लिमिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। ठीक है। अब है केसर विलियम वन। केसर विलियम वन के बारे में हम लोग पढ़ना है। ही वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर। ठीक है, इन्होंने अपने आप को जर्मन एम्परर में घोषित किया था आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था 1871 में, ही वॉज प्रोक्लेम एज ए जर्मन एम्परर। ठीक है, ये आपका यहाँ तक 4 का मैंने बताया। फ्रेडरिक सोरियो, नेपोलियन बोनापार्टे, लुइस फिलिप, केसर विलियम वन। मतलब फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, जिन्होंने एक 4 प्रिंट्स बनाया था, जिसमें से एक प्रिंट्स में उन्होंने अपने ड्रीम को विजुलाइज किया था कि वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। दूसरा था नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में हम लोग जानते थे, क्लास 9 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़े थे। ये क्या थे? एक फ्रेंच डिक्टेटर थे, जहाँ पे जो फ्रांस पूरा डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया था। उसके बाद फिर उन्होंने 10 साल के बाद उन्होंने क्या कर दिया था, वहाँ से फिर से वहाँ पे मोनार्ची फॉर्म को स्टार्ट कर दिया था और डेमोक्रेसी को डेमोलाइज कर दिया था। ठीक। लुइस फिलिप क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची थे। आफ्टर जुलाई रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का फॉर्म किया था 1830 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची मतलब क्या कि एक कंट्री में राजा रहेगा, बट उस राजा का पावर को क्या कर दिया जाता है? लिमिट कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। चौथा है केसर विलियम वन। केसर विलियम वन कौन है? ये एक जर्मन एम्परर थे, और आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ही वाज प्रोक्लेम्ड एट जर्मन एम्परर। खुद का। ठीक है। अब है 5वां गुस्सेपे मजीनी, दूसरा गुस्सेपे बर्दाली। ठीक है और काउंट कैमिलो डी कैवर। ये तीनों का ना एक ही, ये तीनों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये गुस्सेपे मजीनी, गुस्सेपे बर्दाली एंड काउंट कैमिलो डी कैवर, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुस्सेपे मजूरी ने इस्टेब्लिश किया था यंग इटली को। गुस्सेपे मजूरी ही इस्टेब्लिश यंग इटली इन 1831, और इनको सॉल ऑफ इटली भी बोला जाता था। ठीक है, इनको सॉल ऑफ इटली भी बोला जाता था। ठीक है, ये इन्होंने ही यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये ही स्टैब्लिश यंग इटली इन 1831 में, और इनको सॉल ऑफ इटली भी बोला जाता था। गुस्सेपे बर्दाली ही लीडर द आर्म वॉलंटियर्स। इन्होंने आर्म वॉलंटियर्स को लीड किया था यूनिफिकेशन ऑफ जब हुआ था इटली का यूनिफिकेशन हुआ था, तो इन्होंने ही आर्म वॉलंटियर्स को लीड किया था। ठीक है, और ही इज़ ऑल्सो नोन एज बिस्मार्क ऑफ इटली, और इनको बिस्मार्क ऑफ इटली के नाम से भी जाना जाता है। एंड सॉर्ड ऑफ इटली। सॉर्ड ऑफ इटली मतलब इटली का तलवार इनको बोला जाता था। ठीक है, इटली का तलवार भी इनको बोला जाता था। किसको? गुस्सेपे बर्दाली को इटली का तलवार बोला जाता था, और साथ साथ बिस्मार्क ऑफ इटली भी बोला जाता था। ठीक है, अब जो है थर्ड जो है काउंट कैवलो डी कैवर।
ही लीड द मूवमेंट ऑफ यूनिफाई इटली। इन्होंने क्या किया था, मूवमेंट को चलाया था और ताकि इटली का यूनिफिकेशन हो सके। यूनिफिकेशन क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ यूनिफिकेशन क्या है। इन्होंने यूनिफाई किया था इटली को। ही इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ इटली, और इनको ब्रेन ऑफ इटली भी बोला जाता था। किनको? काउंट कैमिलो डी कैवर को ब्रेन ऑफ इटली भी बोला जाता था, और बाद में ये इटली के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। कौन? काउंट कैमिलो डी कैवर के बाद में इटली के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। ठीक है, ये इनको क्या, इन्होंने इटली का एक मूवमेंट चलाया था जिसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली का, और इनको ब्रेन ऑफ इटली भी बोला जाता था, और बाद में इन्होंने इटली के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका कौन कैमिलो डी कैमर का। आठवां है विक्टर इमेन्यू। ठीक है, विक्टर इमेन्यू मतलब ये ऐसे थे, ये इटली के किंग बने थे इन 1861 में। 1861 में फिर अब किंग मतलब क्या, विक्टर एमेन्यू मतलब इन, जैसे आप लोग बोलिए सर आप तो बता रहे हैं कि कैसे वहाँ पर मोनार्ची सिस्टम को ख़त्म करके मोनार्ची चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है और यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाया जाता है। फिर से वहाँ पे किंग कैसे बन गया 1861 में, तो ये ऐसे किंग थे जो लोगों की सुनते थे। ठीक है, इसलिए वहाँ का इन्होंने उनको इटली का किंग बना दिया गया था। ठीक है, ये ऐसे किंग थे जो इन लोगों की सुनते थे, लोगों की बातों को सुनकर उन पे अमल करते थे, इसलिए उनको 1861 में इटली का किंग बना दिया गया था। फिर है ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जर्मनी को यूनिफिकेशन में भी बहुत बड़ा इनका योगदान रहा था। इन्होंने 3 वार फाइट किए थे, इन्होंने 3 वार लड़ा था जर्मनी को यूनिफाई करवाने के लिए। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है, जो आगे हम पढ़ेंगे, इन्होंने 3 बार लड़ा था, उन्होंने 3 बार लड़ा था जिसमें जर्मनी का, उसके बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। ठीक है, ही फॉट 3 बार्स टू यूनिफाई जर्मनी, मैंने ऑलरेडी बताया। अब है यहाँ तक क्लियर हो गया इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में। ठीक है, हमने 9 कैरेक्टर पढ़ा। पहला कैरेक्टर पढ़ा इसका फ्रेडरिक सोरियो का, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, और उन्होंने विजुलाइज किया था एक ड्रीम को कि जिसमें एक डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, एक वर्ल्ड मैप में पूरा वर्ल्ड क्या हो, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक हो। नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में ऑलरेडी हम क्लास 9 में जानते थे कि एक डिक्टेटर, तो इन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम को बंद करके फिर से वहाँ पर मोनार्ची सिस्टम फॉर्म किया था। लुई फिफ्थ क्या थे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची थे। आफ्टर जुलाई रेवोल्यूशन के बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का फॉर्म किया था। क्रिश्चियन विलियम वन एक क्या है, इन्होंने एक जर्मन इम्परर थे, और ये आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बाद इन्होंने ये अपना वहाँ का जर्मन इम्परर घोषित किया था। गुसेपे मजीनी कौन थे, ये स्टेब्लिश ये यंग ये 3 गुसेपे मजीनी, गुसेपे बर्दाली एंड काउंट कैमिलो डी कैवर, ये तीनों ने जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन में बहुत ही बड़ा इन तीनों का योगदान रहा था, और इन्होंने यंग इटली का फॉर्म किया था 1831 में, और इनको सॉल ऑफ इटली भी बोला जाता है। गुसेपे बर्दाली, इन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली के समय इन्होंने आर्म वॉलंटियर्स को लीड किया था, और इनको बिस्मार्क ऑफ इटली भी बोला जाता है। साथ साथ सॉर्ड ऑफ इटली, सॉर्ड ऑफ इटली मतलब इटली का तलवार, इटली का तलवार भी इनको बोला जाता था। काउंट कैमुलो डी कैवर का मतलब क्या, ये इन्होंने क्या किया था, एक इटली के को यूनिफाई करने के लिए इन्होंने मूवमेंट चालू किया था। इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ इटली। ठीक है, और इनको ब्रेन ऑफ इटली भी बोला जाता था। बाद में ये इटली के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। विक्टर इमेन्यू ये किंग के इटली बने थे 1861 में। ये ऐसे किंग थे जो लोगों की सुनते थे, उनकी बातों को अमल करते थे। ऑटोमन बिस्मार्क, ये ऑटोमन बिस्मार्क क्या था, इन्होंने 3 बार लड़ा था इटली को, जर्मनी को यूनिफाई करवाने के, यूनिफिकेशन करवाने में। ही फॉट 3 बार्स टू यूनिफाई जर्मनी। यहाँ तक क्लियर, आपका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब है इंपॉर्टेंट इवेंट्स। इंपॉर्टेंट इवेंट्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आपका 1789 में आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े थे, तो इसको बताना कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग को फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पता है कि क्या है। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लियर है आप लोग का। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लियर है आप लोग का, क्या हो रहा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन आप लोगों का क्लियर, ये कब हुआ था, 1789 को हुआ था। दूसरा है सिविल कोड, सिविल कोड इसको बोलो, और नेपोलियन कोड भी बोलो।
नेपोलियन कोड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या था कि नेपोलियन ने एक अपने तरफ एक इनको गुड भी बोल सकते हैं, नेपोलियन इज गुड और बैड लीडर भी बोल सकते हैं। गुड क्या क्यों बोल सकते हैं, इन्होंने बहुत सारा सिस्टम को लाया था जिसमें से इन्होंने ट्रेड बैरियर्स को हटाया था, इक्वालिटी बिफोर लाई थी। और बैड इसलिए बोलेंगे कि ये चाहते थे कि फ्रांस का हर एक आदमी क्या करे, आर्मी में ज्वाइन हो जाए। दैट इज इसको द सिविल कोड 1804 सिविल कोड भी बोल सकते हो, और नेपोलियन, ये आप लोग शॉर्ट में लिख देते हैं, नेपोलियन कोड भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वेन है जिसमें बैटल ऑफ वाटरलू लड़ा गया था नेपोलियन के बीच में, और प्रैब मतलब क्या था, जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी। प्रैब मीन्स प्रूशिया, आर मीन्स रसिया, ए मीन्स ऑस्ट्रिया, बी मीन्स ब्रिटेन, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को हमने बता चुका थे, ठीक है। प्रूशिया, रशिया, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, प्रैब, ठीक है। इन्होंने ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुआ था जिसमें से नेपोलियन की इसमें हार हुई थी और प्रैब में जीत गया था, ठीक है। उसके बाद है ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप 1813। ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, ये बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से समझना चाहिए। ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप क्या होता है, मतलब इकोनॉमिक यूरोप का जो पॉपुलेशन था वो उस वक्त 1830 में बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था, और उस वक्त क्रॉप का प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं हुआ था, ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता, पॉपुलेशन बढ़ा, फूड नहीं मिल रहा है, तो फूड नहीं मिल रहा था। जो जहाँ पर वहाँ पे जो गांव में थे वो टाउन्स में थे, वहाँ के छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो हैंडमेड क्राफ्ट बनाते थे, जो हैंडमेड चीज़ों को बेचते थे, बनाते थे, उनको कंपटीशन किससे करना पड़ रहा था, तो मशीन मेड गुड्स से उनको कंपटीशन करना पड़ रहा था, ठीक है। मतलब जो हैंड क्राफ्ट मेड का गुड्स जो बना रहे थे उनको कंपटीशन किससे करना पड़ रहा था, मशीन मेड गुड्स से हो रहा था, जिसके कारण से क्या हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, मशीन से काम हो रहा था, लोग जो गांव में रह रहे थे वो शहर की तरफ माइग्रेट हो रहे थे, ज़्यादा पॉपुलेशन शहर की तरफ बढ़ता चला गया, तो वहाँ का कंडीशन और भी ख़राब हो गया था। तो इन सभी रीजन की वजह से यूरोप का क्या हो गया, कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक हार्डशिप, ठीक है। ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक हार्डशिप मतलब यूरोप का पॉपुलेशन बढ़ा, और जिस वक्त यूरोप का पॉपुलेशन बढ़ा उस वक्त वहाँ का क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था, ठीक है। और जब क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, पॉपुलेशन बढ़ा, फूड नहीं मिल रहा है, तो वहाँ के जो छोटे मैन्युफैक्चर जो हैंड क्राफ्ट मेड जो बनाते थे उनको अब कंपटीशन किससे करना पड़ रहा था, मशीन मेड गुड्स से। मतलब क्या हो रहा था कि वो मशीन मेड गुड से क्या हो रहा था कि वो तो कम दामों में बेच रहा था, और हैंडक्राफ्ट गुड का ज़्यादा दाम में बिकता था, तो वो बिकने भी नहीं लगा था, जिसके कारण से ना वहाँ का जो गांव के लोग थे वो शहर की तरफ मूव कर रहे थे, और शहर का सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था। मशीन मेड गुड्स के कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, ठीक है। तो ये लोग गाँव के लोग शहर में माइग्रेट होते जा रहे थे, वहाँ का कंडीशन और शहर का कंडीशन और भी ख़राब होता जा रहा था। तो इन सभी की रीजन से यूरोप का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप मेरे ख्याल से समझ में आ गया क्या है, ठीक है। अब है क्या, ट्रीटी ऑफ कंस्टेंट, ट्रीटी ऑफ कंस्टेंट इनोपोल, ये साथ था, ये थोड़ा सा साइड टाइपिंग में हो गया होगा। ये हुआ था 1832 में। मतलब ये क्या, ट्रीटी ऑफ कंस्टेंट इनोपोल क्या है, तो ग्रीक इंडिपेंडेंस, ठीक है, ग्रीक इंडिपेंडेंस साइन हुआ था इसमें, ट्रीटी ऑफ ग्रीक इंडिपेंडेंस साइन हुआ था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ ग्रीक ट्रीटी ऑफ ग्रीक इंडिपेंडेंस साइन हुआ था इन ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल 1832 में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। फिर है नेक्स्ट क्या है, छठा पे, जोलोवोरिन। जोलोवोरिन मतलब कस्टम यूनियन, ठीक है। जोलोवोरिन मतलब कस्टम यूनियन, मतलब एक ऐसा फॉर्म किया गया, जो कस्टम यूनियन को फॉर्म किया गया जिसमें से स्पेशली ट्रेड के लिए, ट्रेड का जो बैरियर था उसे ख़त्म किया गया था। स्पेशली ट्रेड के लिए वो कस्टम यूनियन को फॉर्म किया था, जिसमें कारण जो ट्रेड का जो बैरियर था उसको ख़त्म कर दिया गया। ये जो बहुत सारी करेंसी चल रही थी उसको भी कम किया है, जैसे 30 करेंसी चल रही थी, बाद में उसको 30 के आसपास करेंसी थी, उसके बाद करेंसी चल रही थी, तो इतनी करेंसी को खत्म करके बस 2 करेंसी चलाया गया था, ठीक है, कस्टम यूनियन के तहत। जो लोगों ने एक कस्टम फॉर्म किया गया था जिसमें ट्रेड बैरियर को ख़त्म किया गया था और करेंसी को भी ख़त्म किया था। उस वक्त कम से कम 30 करेंसी चल रही थी, जो 30 करेंसी को बंद करके 2 करेंसी को चलाया गया था जोलिवोरिन में, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। फिर है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन 1848। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मतलब क्या है,
कि लोगों ने मिलकर और लीडर ने मिलकर अलग अलग डेलीगेट्स अलग अलग एरिया से चुनकर नेशनल असेंबली फॉर्म किया गया और एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सेट किया गया। ठीक है, मतलब क्या कि ज़रूर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मतलब अलग अलग डेलीगेट से अलग अलग रीजन से लीडर्स को चूज़ करके एक नेशनल असेंबली फॉर्म किया गया और उसके बाद एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सेट किया गया था। ठीक है, इन 1848 में। अब है यूनिफिकेशन, जो कि मैं बता रहा था कि आपको आगे मैं बताऊंगा। यूनिफिकेशन मतलब इटली का यूनिफिकेशन हुआ था 1861 में। ठीक है, इटली का यूनिफिकेशन 1861 में हुआ था और जर्मनी का यूनिफिकेशन 1871 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आपको एक नंबर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि इटली का यूनिफिकेशन कब हुआ था और जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ था। तो इटली का यूनिफिकेशन 1861 में हुआ था और जर्मनी का यूनिफिकेशन 1871 में हुआ था। ठीक है, और इसमें जर्मनी के यूनिफिकेशन में बिस्मार्क का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। मैंने आपको बताया था ना, बिस्मार्क ने 3 वार फाउट किए थे जर्मनी के यूनिफिकेशन में। वो 3 वार क्या था? तो पहला वार जो है, डैनिश प्रूशियन वार। शिट, एक सेकंड। मैंने बताया था ना कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में बिस्मार्क का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, जो 3 बार लड़े थे। तो पहला वॉर क्या है? डैनिश प्रूशियन वॉर। ये शॉर्ट में लिख दिए हैं डैनिश प्रूशियन वॉर। ये हुआ था 1864 में। याद रखिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा। डैनिश प्रूशियन वॉर 1864 में। दूसरा वॉर है ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर। ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर ये हुआ था 1861 में। ठीक है, 1866 में। ठीक है, ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर ये हुआ था 1866 में। और तीसरा वॉर जो है फ्रांको प्रूशियन वॉर। ठीक है, फ्रांको प्रूशियन वॉर हुआ था, ये हुआ था 1871 में। ठीक है, तो 3 बार जो लड़े थे बिस्मार्क, जो पहला वॉर था डैनिश प्रूशियन वॉर। ठीक है, दूसरा वॉर था ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर। डैनिश प्रूशियन वॉर 1864 में। ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर 1866 में। फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1817 से लेके 1871 में। ये 3 वॉर लड़े थे जर्मनी के यूनिफिकेशन में। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था बिस्मार्क का। ये वॉर क्यों हुआ था? ठीक है, एक्चुअली ये वॉर लड़ा क्यों गया था? तो एक्चुअली ये वॉर क्यों होता है? एक्चुअली जर्मन स्टेट स्कैटर थे, तो उसको इकट्ठा करने के लिए, स्कैटर मतलब सब लोग, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी था वहाँ पर, लैंग्वेज के बेसिस पे डाइवर्सिटी था। लोग फ्रेंच बोल रहे हैं तो लोग जर्मनी बोल रहे हैं, तो ये सब के कारण के वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा था, लोग स्कैटर थे। तो उस स्कैटर को इकट्ठा करने के लिए वॉर लड़ा गया था। ठीक है, तो समझ में आ गया यूनिफिकेशन क्या है, कि जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को इकट्ठा करने के लिए ही सॉरी ये वॉर क्यों हुआ था? तो जो जर्मनी में जितना ज़्यादा स्कैटर था, तो स्कैटर को इकट्ठा करने के लिए ये वॉर लड़ा गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको? ठीक है, अब जो 9 है आपका, वो है बल्कान टेंशन। ठीक है, बल्कान टेंशन जो था 1871 में, 1871 में का कंट्रोल, वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा थी। ठीक है, जर्मनी में यूरोप में बहुत ज़्यादा ही डाइवर्सिटी थी। अलग अलग जर्मन स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग थे। तो ये सभी चाहते थे कि बल्कान पर हमारा कब्जा हो। ठीक है, तो ये सभी चाहते, तो इसको यूरोप में लोग चाहते थे कि आपस में, तो यूरोप के लोग आपस में ही लड़ाई हो गई थी। ठीक है, तो ये सब चाहते थे कि आपस में वहाँ पे हमारा कब्जा हो, तो सब लोग यूरोप की कंट्री के आपस में लड़ाई हुई और इस टेंशन की वजह से 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर? बल्कान टेंशन मतलब क्या कि वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ था, लोग अलग अलग जर्मन बोल रहे हैं, कोई फ्रेंच बोल रहे हैं, तो ये सभी चाहते थे कि बल्कान्स पे हमारा कब्जा हो। तो यूरोप के अंदर कंट्री में लोग आपस में ही लड़ने लगे और इन्हीं सब कारण से 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया। यहाँ पर हमने अच्छा खासा चैप्टर का डेप्थ देख लिया।
बाकी चीज़ों को हमारे इवेंट्स के अंदर की है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मतलब पूरा ही हम लोग एक चैप्टर का पूरा बढ़िया से डेप्थ देख लिया। अब हम चैप्टर का जो इवेंट्स है उसको डेप्थ को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ तक पूरा आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, बाय बाय।